पॉलिसी पेट 2023 का आपका एग्जाम जो 28 और 29 अक्टूबर को होने तय हुआ है, उसके लिए 30 प्रश्न जीके के करेंगे, पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ करेंगे, एकदम समझाते हुए करेंगे। तो आज की क्लास में हमारा पहला क्वेश्चन है और ये क्लास इंपॉर्टेंट है, तो बहुत ध्यान से करिएगा। आप जहाँ से भी पढ़ाई कर रहे हो, जब आप पढ़ते हैं तो उसके बाद जो है एक टेस्ट लेना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे जो मैं 30 प्रश्न जीके के कराती हूँ, तो उसको आप एक टेस्ट की तरह लीजिए कि आपने जो पढ़ा उसमें से आप कितना सॉल्व कर पा रहे हैं। और ये सब वो प्रश्न है जो और एग्जाम्स में पहले के जो एग्जाम्स हुए उसमें पूछे गए हैं। तो इस तरह से आपको पता भी रहेगा कि जो एग्जाम में आ रहे हैं वो क्वेश्चन आप सॉल्व कर पा रहे हैं, यानी अगर आप ये सारे क्वेश्चन खुद से सॉल्व कर पा रहे हैं, इसका मतलब आप जो भी पढ़ रहे हैं वो एकदम सही डायरेक्शन में पढ़ रहे हैं। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्राचीन पत्तन है। प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है कि आपको जो 4 ऑप्शन दिए हैं, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, हड़प्पा और लोथल, तो इन चारों में से पूछा जा रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता का, किस सभ्यता का, सिंधु घाटी सभ्यता का प्राचीन पत्तन कौन सा है। तो ये जो 4 ऑप्शन आपको दिए हैं, इसमें से जो लोथल है वो सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्राचीन पत्तन है। तो पहले में आपका ऑप्शन नंबर डी लोथल सही हो जाएगा। अब अगला प्रश्न पूछ रहा है कि सिंचाई के लिए 16 मील लंबी चोल झील का निर्माण इसमें से किस चोल शासक ने कराया था। अब प्रश्न नंबर 2 में आपसे क्या पूछ रहा है कि जो चोल झील थी उसका निर्माण किस चोल शासक ने करवाया था। तो उसका निर्माण किसने करवाया, राजेंद्र प्रथम ने कराया। क्या सही हो जाएगा इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 3 में पूछा जा रहा है कि भारत पर तैमूर ने किस वर्ष आक्रमण किया था। प्रश्न 3 में क्या पूछा जा रहा है कि तैमूर ने भारत पर आक्रमण कब किया था। तो तैमूर लंग ने सन 1398 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया और जब उसने आक्रमण किया था तो उस समय दिल्ली का सुल्तान तुगलक वंश का नसीरुद्दीन महमूद शाह तुगलक था। तो तैमूर ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया, सन 1398 ईस्वी में किया था। अब अगला है प्रश्न नंबर 4 में क्या पूछा जा रहा है कि भारत में जहांगीर का शासनकाल क्या था। जो जहांगीर के शासनकाल की अवधि है आपसे वो पूछी जा रही है, तो वो क्या थी, 1605 से लेकर 1627 तक थी। जहांगीर ने अकबर की मृत्यु के बाद 1605 ईस्वी में मुगल साम्राज्य की जो सत्ता थी वो प्राप्त की थी और उसके बाद क्या हुआ, 1627 में इनके अपने निधन तक, मतलब 1627 में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो 1605 से लेकर 1627 तक जहांगीर ने मुगल शासन का जो शासनकाल था उसको किया था, उसका शासन संभाला था। अब अगला प्रश्न पूछ रहा है कि वास्को डी गामा किस वर्ष कालीकट में उतरा था। तो इसमें आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। वास्को डी गामा कालीकट में कब उतरा, 1498 को, 20 मई 1498 को वो कालीकट पहुंचा और उसने कालीकट के क्षेत्रीय शासक जेमोरिन से भेंट की। ये प्रश्न भी पूछ लेते हैं, ये जो नाम जेमोरिन है इसको आप जरूर याद रखिएगा, या कभी कभी एग्जाम में इसके बारे में भी पूछ लेते हैं। तो वो कालीकट में कब उतरे, 1498, वहां किससे मिले, जेमोरिन से मिले। और इसके बाद जो है जून 1501 में वो पुर्तगाल लौट गए और 1502 में पुनः भारत आ गए। और उसने जो अपनी दूसरी यात्रा, जो भारत यात्रा थी, उसके दौरान पुर्तगाल के जो व्यापारी थे उनके लिए बेहतर रियायतें पाने में बहुत उसे सफलता मिली थी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 6 पे क्या पूछा जा रहा है कि श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई में अंग्रेजों ने किसे परास्त किया था। प्रश्न क्या पूछ रहा है, जो श्रीरंगपट्टनम का युद्ध हुआ था उसमें अंग्रेजों ने किसे परास्त किया था। तो देखिए जो श्रीरंगपट्टनम का युद्ध है वो चतुर्थ जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। श्रीरंगपट्टनम का जो लड़ाई की बात की जा रही है वो किसके अंतर्गत आता है, जो चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। ये कब से कब तक हुआ, 1798-99 के बीच में हुआ था। किसके बीच हुआ, अंग्रेजों और मैसूर का जो युद्ध था उसी के अंतर्गत आपका जो श्रीरंगपट्टनम है उसका संबंध है। और इसमें क्या हुआ था,
टीपू सुल्तान पराजित हो गया था। कौन पराजित हुआ था श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई में? टीपू सुल्तान पराजित हुआ था। कब हुआ? 1798 से 99 के बीच में हुआ था। और 1799 में जो है टीपू सुल्तान पराजित हो गया। और इस युद्ध में क्या था, जो हैदराबाद के निजाम थे और जो मराठे थे उन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का साथ दिया था। यानी कौन कौन जो है अंग्रेजों के साथ था उस टाइम? जो हैदराबाद के निजाम थे और जो मराठे थे उस समय, उन्होंने अंग्रेजों का ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का साथ दिया था। अब प्रश्न नंबर 7 में पूछा जा रहा है कि 1917 का डैश सत्याग्रह महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह था और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक बड़ा विद्रोह था। तो वो था चंपारण सत्याग्रह। अब देखिए ये एक इम्पॉर्टेंट है, हम लोगों ने जितने प्रैक्टिस सेट किए कई में ये पूछा जा चुका है चंपारण सत्याग्रह के बारे में। तो चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? पहली बात तो ये 1917 में। किसने किया? महात्मा गांधी जी ने किया था। प्रश्न ऐसे पूछा जाता है कि महात्मा गांधी जी का जो पहला सत्याग्रह था कौन सा था? तो कौन सा था? वो चंपारण का था, 1917 में हुआ था। और ये क्या था, एक जो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन है उसमें एक बड़े विद्रोह के रूप में इसको जाना जाता है, जो चंपारण सत्याग्रह था। चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 8 में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से महत्वपूर्ण व्यक्ति ने सभी 3 गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? अब देखिए ये प्रश्न एज इट इज इससे पहले जो हमने प्रैक्टिस सेट किए कई बार आ चुका है कि कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने सभी 3 जो गोलमेज सम्मेलन थे उसमें भाग लिया था। इसमें आपका सही ऑप्शन नंबर डी। किसने लिया था? B.R. अम्बेडकर ने लिया था। उन्होंने वर्ष 1930 से लेके 1932 के बीच 3 गोलमेज सम्मेलन का आयोजन जो हुआ लंदन में किया गया था, उसमें उन्होंने भाग लिया था। और उसमें जो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे उन्होंने दलित वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हुए तीनों गोलमेज सम्मेलनों में हिस्सा लिया था। और कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में महात्मा गांधी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो 1931 में हुआ था उसमें हिस्सा लिया था। ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि जो महात्मा गांधी थे उन्होंने किस गोलमेज सम्मेलन में जो है भाग लिया या किस सन में लिया? तो द्वितीय जो दूसरी गोलमेज सम्मेलन हुई थी 1931 में, उसमें उन्होंने भाग लिया था। प्रश्न नंबर 9 है, अंग्रेजों के विरुद्ध खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा प्रारंभ किए गए आंदोलन का क्या नाम था? तो उस आंदोलन का क्या नाम था? लाल कुर्ती आंदोलन था। प्रश्न नंबर 10 है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो इनकलाब जिंदाबाद का जो नारा था वो किसने दिया था? हसरत मोहानी ने दिया था। कैसे हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। देखिए 1921 में कौन सा सन था? 1921 का था। इस नारे को पहली बार लगाने वाले मौलाना हसरत मोहानी एक प्रसिद्ध स्वाधीनता सेनानी और उर्दू के शायर थे। ठीक है, तो 10 में आपका क्या सही है? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11 में देखिए पूछा जा रहा है कि किस आंदोलन के लिए महात्मा गांधी द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया था? तो वो था आपका भारत छोड़ो आंदोलन। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा कि क्या था वो? भारत छोड़ो आंदोलन था। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? अब देखिए इसका साल भी पूछ लेते हैं, तो 1942 था। और इसी के दौरान महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। अगला प्रश्न नंबर 12 है, देखिए कि आजाद हिंद फौज किसके नेतृत्व में लड़ी थी? अब आजाद हिंद फौज किसके नेतृत्व में लड़ी थी? सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में लड़ी थी। प्रश्न नंबर 13 में पूछा जा रहा है, किसी वर्ष की उन तिथियों को क्या कहते हैं जिनमें रात और दिन की लंबाई में अंतर सर्वाधिक होता है? प्रश्न में क्या पूछ रहा है कि कोई साल है तो उसमें जो डेट्स हैं उनको क्या कहेंगे जिसमें रात और दिन यानी जो डे और नाइट की लंबाई है उसमें सबसे ज्यादा जो अंतर है उसको क्या कहेंगे? उसे हम क्या कहते हैं? संक्रांति कहते हैं। संक्रांति के दिन क्या है कि रात और दिन की लंबाई में अंतर जो होता है सबसे ज्यादा होता है। कैसे हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14 में पूछा जा रहा है कि यूरोप का प्रमुख मछुआई क्षेत्र डॉगर बैंक कहाँ स्थित है?
ये कहाँ स्थित है? आपका उत्तरी सागर में स्थित है। डॉगर बैंक कहाँ स्थित है? उत्तरी भारत में स्थित है। अगला प्रश्न नंबर 15 में पूछा जा रहा है कि भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा कौन सी है? प्रश्न में क्या पूछा है, देखिए ध्यान से पढ़िएगा कि हमारे देश में यानी भारत में जो ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा है वो कौन सी है? तो कौन सी है? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। और ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप बिल्कुल याद रखिएगा, इस पे स्टार बना लीजिए। तो प्रश्न में क्या पूछा गया था कि ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा क्या है? तो वो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अब प्रश्न नंबर 16 में पूछा जा रहा है कि कौन सी नदी यमुना से नहीं मिलती है? केन, सोन, बेतवा या चंबल? तो इसमें आपका सही है सोन। सोन नदी जो है वो यमुना से नहीं मिलती है। प्रश्न नंबर 17 है, भारत का सर्वाधिक लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? वो कौन सा है? NH-44 है। क्या सही है आपका? ऑप्शन नंबर डी सही है। इसकी लंबाई कितनी है? 3745 किलोमीटर। याद रखिएगा कि भारत का सर्वाधिक लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? आपका NH-44 है और इसकी लंबाई है कितनी? 3745 किलोमीटर की है। अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 18 में पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय आय को प्रायः कहा जाता है। प्रश्न किसके बारे में है? राष्ट्रीय आय के बारे में। क्या कहते हैं? साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। देखिए राष्ट्रीय आय में क्या क्या इंक्लूडेड है? लगान, मजदूरी, वेतन, ब्याज, लाभ, सब बिल्कुल इसमें मिला होता है। तो राष्ट्रीय आय क्या है? कि साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। आपका ऑप्शन नंबर डी इसमें सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 19 में पूछा जा रहा है कि योजना आयोग के स्थान पर केंद्र सरकार द्वारा कौन सा आयोग गठित किया गया है? योजना आयोग के स्थान पर कौन सा जो आयोग है वो गठित किया गया? नीति आयोग गठित किया गया। कब की गई इसकी स्थापना? 1 जनवरी 2015 को। ये जो 2015 है इसको बिल्कुल याद रखिएगा। ये क्वेश्चन अक्सर आता है कि नीति आयोग का गठन कब किया गया? 1 जनवरी को किया गया, सन पूछा जाता है तो 2015 को किया गया। और जो नीति आयोग का पूरा नाम है राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान है एक तरीके से, ठीक है। और नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। ये प्रश्न भी पूछते हैं कि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। और जो उपाध्यक्ष की नियुक्ति है वो भी प्रधानमंत्री द्वारा ही की जाती है। और जो ये आयोग है केंद्र और राज्य स्तरों पर सरकार को नीति के प्रमुख कारक के संदर्भ में तकनीकी परामर्श उपलब्ध कराता है। प्रश्न नंबर 20 है, भारतीय खाद्य निगम की स्थापना कब हुई? कब हुई? 14 जनवरी 1965 को हुई थी। भारतीय खाद्य निगम की स्थापना कब हुई? 14 जनवरी 1965 को हुई थी। प्रश्न नंबर 21 है, पीत क्रांति किससे संबंधित है? पीत क्रांति किससे संबंधित है? तिलहन उत्पादन से। पीली क्रांति का मतलब क्या हो गया? येलो रेवोल्यूशन हो गया। तो इसका जो संबंध किससे? तिलहन उत्पादन से संबंधित है। अगला प्रश्न नंबर 22 में पूछा जा रहा है, भारत का संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ? तो प्रश्न में पूछा जा रहा है कि संविधान सभा द्वारा कब अपना लिया गया उसको। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 1 है 29 अक्टूबर 1949, बी है 22 दिसंबर 1949, सी 26 नवंबर 1949 या ऑप्शन नंबर डी है 3 जनवरी 1950। तो इसमें आपका सही ऑप्शन नंबर सी 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा हमारा जो संविधान था वो अंगीकृत किया गया था और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। और इस प्रक्रिया में सर्वप्रथम 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था। ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि उद्देश्य प्रस्ताव जो था किसने पेश किया? तो किसने पेश किया? जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा पेश किया गया। कब पेश किया गया?
13 दिसंबर 1946 को पेश किया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिल्कुल याद रखिएगा। अगला प्रश्न नंबर 23 है। देखिए इसमें क्या पूछा जा रहा है कि किसको संविधान की आत्मा के रूप में माना गया है। संविधान की आत्मा किसे कहा गया है? प्रस्तावना को कहा गया है। अगला प्रश्न नंबर 24 है। भारत के राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको संबोधित करते हैं? प्रश्न में पूछा जा रहा है कि राष्ट्रपति अगर अपना त्याग पत्र दे रहा है तो किसको संबोधित करते हुए लिखेगा वो? तो किसको लिखेगा? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति को संबोधित करते हुए लिखेगा। और ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? अनुच्छेद 56B के अंतर्गत है। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछ सकते हैं आप लोगों से कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो भारत का राष्ट्रपति है वो अपना त्याग पत्र जो है उपराष्ट्रपति को संबोधित करते हुए लिखता है। तो 56B के अंतर्गत करता है। और जो अनुच्छेद 61 है, किस अनुच्छेद की बात कर रही हूँ? अनुच्छेद 61 है। उसके प्रावधानों के अनुसार राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है और महाभियोग प्रस्ताव लाने के 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को बताना जरूरी है, अवगत कराना जरूरी होता है। और आप सभी को पता है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का होता है। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जिनको आप याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 25 में आप देखिए क्या पूछ रहे हैं कि संविधान के किस अनुच्छेद में चुनाव का उल्लेख किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 24 भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही था। 25 में पूछ रहे हैं किस अनुच्छेद में चुनाव का उल्लेख किया गया है? वो किया गया है अनुच्छेद 324 में किया गया है। याद रखिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब देखिए अगला प्रश्न है। प्रश्न नंबर 26 में क्या पूछा जा रहा है कि भारत के संविधान के किस संशोधन अधिनियम ने पंचायती राज को एक संवैधानिक निकाय बनाया? प्रश्न क्या पूछ रहा है कि कौन सा संविधान संशोधन हुआ था जिसमें पंचायती राज को एक संवैधानिक निकाय बना दिया गया? तो वो था 1992 का 73वां संशोधन अधिनियम। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, स्टार बना लीजिए कि अगर प्रश्न पूछे कि भारत के संविधान के किस संशोधन अधिनियम में पंचायती राज को एक संवैधानिक निकाय बनाया गया, तो वो था 1992 का 73वां संशोधन अधिनियम। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 27 में पूछा जा रहा है आवेशित की गई एक वस्तु द्वारा किसी अन्य आवेशित की गई वस्तु अथवा आवेशित ना की गई वस्तु पर लगाए गए बल को क्या कहते हैं? प्रश्न क्या कह रहा है, मैं फिर से पढ़ देती हूँ, सुनिए। प्रश्न में पूछा जा रहा है कि कोई आवेशित की गई एक वस्तु है, ठीक है, एक वस्तु है आवेशित की गई है। अब उसके द्वारा कोई दूसरी वस्तु जो आवेशित की गई है या आवेशित ना की गई हो, उस पर जो बल लगा रहा है उस पर उसको क्या कहेंगे? यानी प्रश्न सीधा सीधा ये पूछ रहा है कि कोई आवेशित वस्तु है, जब वो किसी दूसरी वस्तु पे बल लगा रही है तो उसको क्या कहेंगे, भले उसको आवेशित किया गया हो या फिर आवेशित ना किया गया हो। तो उसे हम कहते हैं विद्युत स्थैतिक बल। क्या कहते हैं? विद्युत स्थैतिक बल कहते हैं। अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 28 में पूछा जा रहा है आधुनिक परमाणु सिद्धांत तैयार किया गया था। प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है कि जो आधुनिक परमाणु सिद्धांत है वो किसने तैयार किया? जॉन डाल्टन ने, रदरफोर्ड ने, ब्रोगली ने या फिर मेंडलीफ ने? तो आधुनिक परमाणु सिद्धांत किसके द्वारा तैयार किया गया? डाल्टन के द्वारा। क्या सही हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 29 है कि वॉशिंग सोडा क्या है? सोडियम सल्फाइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट या सोडियम बाइसल्फेट? देखिए वॉशिंग सोडा का एक और नाम है, ये नाम भी क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आते पूछ लेते हैं कि धावन सोडा किसको कहते हैं। तो क्या नाम मैंने बताया वॉशिंग सोडा का? देखिए एक तो होता है धावन सोडा, या फिर इसे हम वॉशिंग सोडा कहते हैं, या फिर क्या कहते हैं? सोडियम कार्बोनेट कहते हैं। क्या कहते हैं? सोडियम कार्बोनेट कहते हैं। क्या फॉर्मूला होता है इसका? Na2CO3 होता है। ये तीनों पॉइंट्स, तीनों नाम आप याद रखिएगा। फिर अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 30 और आज की क्लास का हमारा आखिरी प्रश्न है कि मानव प्लीहा नियंत्रित करता है। प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है कि मानव प्लीहा क्या नियंत्रित करता है? रुधिर आयतन। 30 में क्या सही हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए कि मानव प्लीहा क्या नियंत्रित कर रहा है? रुधिर आयतन कर रहा है।